Hello everyone, welcome to our channel Nursing Duo. Today we will discuss about most important topic, that is difference between psychotic disorder and neurotic disorder. Psychotic disorder, that is also called psychosis, and neurotic disorder also called neurosis. हम इसके अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर मतलब कोई भी पर्सन है, अगर उसके जो जीन्स हैं वो कितना मैटर करते हैं साइकोसिस में और न्यूरोसिस में, ये बताता है। जो जेनेटिक फैक्टर होता है मतलब साइकोसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली में किसी को है, उसके जीन्स में, वो पर्सन के जीन्स में अगर आया है तो ज़्यादातर साइकोसिस होने के, नेक्स्ट जनरेशन में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। न्यूरोसिस में जो जेनेटिक फैक्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि उसके फैमिली में किसी को नहीं है, पर फिर भी उस पेशेंट को न्यूरोसिस डेवलप हो सकती है, क्योंकि इसमें अदर फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जेनेटिक फैक्टर। फिर आता है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। जो साइकोसिस वाले जो पेशेंट रहते हैं उसमें बहुत कम इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। मतलब जो प्रेसिपिटेट करने वाला है कि उसके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, तो ये साइकोसिस इलनेस होने की चांसेस कम रहती है। न्यूरोसिस होने की चांसेस ऐसे पेशेंट में इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है वो दोनों चीज़ से मिलके बने होते हैं। ये दोनों सब में अलग अलग है। जैसे साइकोसिस में जेनेटिक फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूरोसिस में स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? कॉजेस के लिए, मतलब इसके होने का कारण। फिर हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स, जो थिंकिंग और परसेप्शन में डिस्टर्ब हो जाना। तो थिंकिंग में डिस्टर्ब हो जाना मतलब जैसे कि पैरानॉइड थिंकिंग, मतलब शक करना, या फिर एक फॉल्स फिक्स बिलीव हो जाना, डिल्यूजनल थिंकिंग होना, या परसेप्शन में हेलुसिनेशंस होना। ये जो साइकोसिस इलनेस होगी उसमें कॉमनली ये फाउंड होगा। कॉमनली देखने को मिलता है कि जो पेशेंट साइकोसिस से सफ़र कर रहे होते हैं उनमें जो थिंकिंग और परसेप्शन होती है वो डिस्टर्ब्ड होती है। पर न्यूरोसिस वाले में बहुत रेयर कंडीशन में होता है कि थिंकिंग और परसेप्शन डिस्टर्ब रहे। फिर पढ़ेंगे कॉग्निटिव फंक्शंस के बारे में। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब हम लोगों की याद करने की क्षमता, या फिर कोई डिसीजन लेने की क्षमता, या कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की क्षमता, तो उसमें डिस्टर्बेंस होना। तो जो साइकोसिस वाले पेशेंट है उसमें जो कॉग्निटिव फंक्शन होगा वो ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा, देखने को मिलेगा। पर जो न्यूरोसिस वाले पेशेंट है उसमें कॉग्निटिव फंक्शंस उतना अल्टर्ड नहीं रहेगा। बात हम करेंगे बिहेवियर की। बिहेवियर मतलब वो कैसा एक्शन करता है। तो जो साइकोसिस होगा उसमें बिहेवियर उसका इम्पेयर्ड रहेगा, उसका जो व्यवहार है वो बदल जाएगा। बट न्यूरोसिस वाले पेशेंट में बिहेवियर में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। फिर आता है जजमेंट। जजमेंट जो होता है मतलब हमारी सोचने समझने की शक्ति, क्षमता, इसको बोलते हैं जजमेंट। तो जजमेंट क्या रहेगा? साइकोसिस वाले पेशेंट में इम्पेयर्ड रहेगा, जबकि न्यूरोसिस वाले पेशेंट में इंटैक्ट रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। जजमेंट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि कोई क्लाइंट है, हम उसको बोल रहे हैं कि अगर सोचो कि तुम्हारे कमरे में आग लग गई तो तुम क्या करोगे? तो जो नॉर्मल पेशेंट रहेगा वो बोलेगा कि मैं उस कमरे से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। पर जो साइकोसिस वाला पेशेंट रहेगा वो बोलेगा कि मैं वहीं बैठे रहूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, या फिर कुछ बोलेगा ही नहीं, या कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। मतलब उसका जो जजमेंट है, उसकी जो सोचने की शक्ति है, कोई डिसीजन लेने की क्षमता है, वो क्या हो जाएंगी? इम्पेयर्ड हो जाएंगी। पर न्यूरोसिस में क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, इंटैक्ट रहेगा, मतलब वो प्रॉपर जजमेंट ले पाएगा नॉर्मल पर्सन जैसा। फिर जो इंसाइट है, इंसाइट मतलब उसको पता होना, अवेयरनेस होना अपने डिसीज़ के बारे में, ठीक है। तो साइकोसिस जो वाले जो पेशेंट रहेंगे उनकी इंसाइट लॉस्ट हो जाती है, मतलब वो अवेयर नहीं रहते, उनको नहीं लगता है कि उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम्स है। जबकि जो न्यूरोसिस वाले पेशेंट रहता है उनको पता होता है, उनमें इंसाइट प्रेजेंट होती है, उनको अपने इलनेस के बारे में पता होता है। फिर हम बात करेंगे रियलिटी टेस्टिंग। रियलिटी टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि कोई हमारी जो थिंकिंग है और जो रियल रियल चीज़ें हैं उसमें डिफरेंस निकाल पाना। हमारा माइंड, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि हमको कोई परछाई दिखी, शैडो दिखी, ठीक है, तो हमारा माइंड क्या सोचेगा कि ये भूत हो सकता है। पर हम हमारा माइंड उसी टाइम पे, हमारी जो साइकोलॉजिकल एबिलिटी होती है कि उसी टाइम पे ये पता कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये पेड़ का छाँव हो, या और कोई भी चीज़ की परछाई हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा माइंड क्या करा? रियलिटी टेस्टिंग कर लिया उसी टाइम पे।
कि हमको डर लग रहा था कि भूत हो सकता है, पर हमारे माइंड ने बोला कि नहीं, ये पेड़ की छाँव भी हो सकती है। तो ये जो होगा साइकोसिस वाले पेशेंट में रियलिटी टेस्टिंग लॉस्ट हो जाएँगी। मतलब वो हमारा माइंड सोच ही नहीं पाएगा, जो पेशेंट का माइंड होगा वो सोच ही नहीं पाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। वो सिर्फ़ अपने डर के लिए उसका जो दिमाग होगा वो उसी चीज़ में चले जाएगा। फिर न्यूरोसिस वाले पेशेंट में रियलिटी टेस्टिंग प्रेज़ेंट होगी। रियलिटी टेस्टिंग प्रेज़ेंट होगी मतलब इसमें जो समझने की क्षमता है, मतलब उसके जो थॉट्स हैं और रियलिटी है, उससे डिफरेंस करने की क्षमता इसमें प्रेजेंट होगी। अब हम साइकोसिस और न्यूरोसिस में देने वाले ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ड्रग्स की बात करेंगे। ड्रग्स में मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स दिया जाता है साइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स जिसको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी बोला जाता है, जो कि साइकेट्रिक इलनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें माइनर ट्रैंक्विलाइजर जैसे बेंजोडाइज़ेपाइन्स वगैरह, जो कि एंटी एंजाइटिक ड्रग्स है, एंजियोलिटिक्स ड्रग्स है, उसको यूज़ किया जाता है। और साथ साथ में एंटी डिप्रेसेंट्स भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका कॉज क्या था, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स और एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज़ करेंगे। फिर आता है ईसीटी। ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो कि साइकोसिस वाले पेशेंट में बहुत यूज़फुल होती है और न्यूरोसिस वाले पेशेंट में उतनी यूज़फुल नहीं होती है। फिर आता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी जो होती है वो साइकोसिस वाले पेशेंट में ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है, क्योंकि ये एक सीवियर डिसीज़ है जो कि सिर्फ थेरेपी से ठीक नहीं हो सकती। इसमें ईसीटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर जो न्यूरोसिस वाले पेशेंट है उसमें जो थेरेपीज़ है वो अप्लाई करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। जो साइकोथेरेपीज़ होती है जैसे ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ये सब का यूज़ करके हम न्यूरोसिस कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये डिसीज़ कितने जल्दी ट्रीट हो सकती है, हो भी सकती है या नहीं हो सकती, तो हम प्रोग्नोसिस पता कर सकते हैं। जैसे कि जो साइकोसिस होगा इसको ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और न्यूरोसिस साइकोसिस के कंपैरिज़न में इसको जो ट्रीट करना होता है, ट्रीटमेंट जो इसका होता है वो ईज़ी होता है। फिर रिलैप्सिस। रिलैप्सिस मतलब वापस से साइन एंड सिम्पटम्स आ जाना कुछ ड्यूरेशन के बाद में। एक एपिसोड खत्म हुआ डिसीज़ का और वापस से वो एपिसोड्स फिर से आ जाना, तो उसको बोलते हैं रिलैप्स हो जाना। तो रिलैप्सिस जो साइकोसिस डिसीज़ होती है उसमें साइकोटिक डिसऑर्डर में कॉमन रहता है, जबकि न्यूरोसिस में रिलैप्सिस जो होते हैं वो अनकॉमन होते हैं, कि एक बार ट्रीट हो गया तो हो सकता है दोबारा ना आए। फिर जो साइकोसिस होते हैं उसमें जो रिकवरी होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, पॉसिबल नहीं है कि कंप्लीट रिकवरी हो जाए। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट है तो उसमें रिकवरी पॉसिबल नहीं है, पर जो न्यूरोसिस वाले पेशेंट है उसमें कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है। तो मेजरली अगर हम समराइज़ करें तो हमें ये पता चलता है कि जो साइकोसिस है वो ज़्यादा सीवियर डिसऑर्डर है एज़ कम्पेयर टू न्यूरोसिस। न्यूरोसिस को एक टाइम के लिए हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, पर साइकोसिस को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साइकोसिस और न्यूरोसिस को डिफरेंशिएट करना क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारा साइकोसिस और न्यूरोसिस का डिफरेंस खत्म हुआ। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।